नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक चार्ट से स्टार्ट करते हैं दोबारा। और चार्ट में यदि किसी कंपनी की चार्ट लगातार अपर साइड के लिए खुलती नज़र आए, तो क्या पोटेंशियल बनती नज़र आती है या ब्लॉकेज की सिचुएशन निकल के आती है? तो क्योंकि कंपनी के हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं आज, कुछ कुछ नए टेक्निक से जो एक समझने का प्रयास करेंगे। पहले चार्ट से आखिर चार्ट में क्या दर्शाती नज़र आती है, क्या चार्ट उसको फंडामेंटल को कितना सपोर्ट देता है, क्या चार्ट सब फंडामेंटल को सपोर्ट देता है या फंडामेंटल्स चार्ट को सपोर्ट देता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो स्टॉक में क्या निकल के आती है कि लगातार एक सस्टेन करती नजर आती है, और लगातार क्या होती है, स्टॉक लगातार ऊपरी सतह पे कारोबार करती नजर आती है, जो कि चार्ट कहती है। तो क्या कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी ऊपरी सतह पे कामकाज करती है या नहीं करती? क्योंकि स्टॉक की प्राइस बड़ा हैवी है। स्टॉक की प्राइस बड़ा हैवी है। वो केरल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड है। अब ये कंपनी में दो तरह के नाम निकल के आते हैं, एक तो फाइनेंशियल सर्विस, दूसरा सॉफ्टवेयर। इसके नाम से क्लैरिटी नहीं आती आखिर कंपनी करती क्या है। ठीक है। और ये कंपनी है इंडिया की, लेकिन कंपनी की यदि आप देखेंगे तो कंपनी रन होती है कहाँ से? मॉरिशस। अब मॉरिशस में इसकी कंपनी है, जो कि इसके सब्सिडी, जिसको कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी है इस कंपनी को लेकर के। तो आज हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करने के प्रयास करेंगे, आखिर क्या क्या पोटेंशियल है स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस देती है, तो क्या देती है? फाइनेंशियल सर्विस इन द इंडस्ट्रीज स्पोर्ट्स। और बेसिकली मुझे लगता है कि जो जो खास के रिटेल्स बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात करती है नजर आती है ना, एक तो कम मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा कामकाज करती होती होगी कंपनी। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस के प्रोडक्ट उनके पास क्या है, तो वे कहती है हम ए एम एल्स एंड फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस काम करती है। रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पेमेंट्स, risk and finance, revenue management and the billing, insurance, cloud infrastructures, customer acquisitions and the experience। इसके साथ देखती है ह्यूमन कैपिटल मार्केट्स, और ये कुछ एएमएल म्हणजे फाइनेंशियल क्राइम एप्लीकेशन कंप्लायंसेस की बात करती नजर आती है। और स्टॉक की प्राइस छोटी मोटी नहीं है। स्टॉक की प्राइस करीब बहुत ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा की वैल्यूएशन का स्टॉक है। तो क्या इसका फंडामेंटल कितना सपोर्ट देता है? तो चलिए हम जानने के प्रयास करते हैं। जो कि कंपनी में एक नज़र डालते हैं इसकी एज ऑन डेट परफॉर्मेंस लेवल। तो एक साल की परफॉर्मेंस में ये देखने को मिला, जो कंपनी 173% का जंप किया, नियर अबाउट द। इसके बाद कुछ टाइम फ्रेम और लें तो पिछले 6 महीने में देखने को मिला कि 136% जंप करती है। एक महीने में देखने को मिला कि 21% की जंप। पिछले 5 साल में देखने को ये मिला कि 210% की लगातार एक जंप करती नजर आती है। तो चलिए हम इसके ऊपर जानते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 फैक्टर से बनती है। पहला फैक्टर इज फंडामेंटल, दूसरा फैक्टर इज टेक्निकल, तीसरा फैक्टर इज द सेंटिमेंटल। सबसे शॉर्ट पीरियड में जो मार्केट जो रन करती है, मार्केट की जो पल पल की रन होती प्राइस है, वो डिपेंड करता है सेंटिमेंटल के ऊपर। इसमें क्या होती है, जिसमें लेटेस्ट न्यूज हो गए, कुछ लेटेस्ट पॉलिसी हो गई कंपनी को लेकर के, कुछ ऐसी चीज़ निकल के आएगी जो कि इसको इफेक्ट कर सकता है, इसको हिट कर सकता है, वो फर्क पड़ता है। टेक्निकल इज अ ट्रेंडिंग दर्शाता है, जैसे चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, और ट्रेंडिंग के अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। चाहे वो उसका ओपन इंटरेस्ट से जाना जा सकता है, यदि वो किसके अंदर है, यदि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है तो। अदरवाइज क्या देखा जा सकता है कि पोटेंशियल क्या निकल के आती है मार्केट को लेकर के। तो देखते हैं, इसका बुक वैल्यू कहता है स्टॉक का नियरली 907 का। इसके हिसाब से देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 11 गुना बढ़ चुका है। इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो करीब कितना आती है, 3,000 के नियर अबाउट आती है। और इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कंपेयर करके देखिए 3 गुना से ज़्यादा का। अब आती है एक नज़र डालें, जो कि एक नज़र की, जो कि कहते हैं ना कई बार, जो सर्च करने के लिए सबसे पहले पता है जिसका कम पी हो या ज़्यादा पी हो। यहाँ पे पी के कंपेयर करते हैं, और स्टॉक की पी कहता है 40 रुपीज़ का नियर अबाउट, और इंडस्ट्रियल पी कहती है एवरेज इन द 36 के आसपास। यदि इंडस्ट्रियल की पी से इसको कंपेयर करें तो लगता है कि ये ओवर वेटेज हो चुका है। लेकिन क्या इसके मार्केट पोटेंशियल इसी तरह से कामकाज, क्योंकि ये तो प्राइस है, ये सब के सब इंडिकेटर के पे काम करते हैं। इसको ज़्यादातर कहाँ से मतलब होता है, इसका मतलब एक सपोर्ट लेता है, फंडामेंटल एक सपोर्ट लेता है ओनली। बाकी तो ये कामकाज करती है मार्केट में डिमांड सप्लाई पे। यदि इसको डिमांड बढ़ाया जाए या घटाया जाए
तो उसके हिसाब से मार्केट बढ़ती घटती रहती है। तो चलिए, यदि इसको हिसाब से देखें तो फिर मार्केट में थोड़ा सा ओवर वेटेज है। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, को कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, लेकिन करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, नियर द 6 टाइम्स के आसपास निकल के आती है। अब यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो स्टॉक पी है, ये भी डिपेंडेंसी कहाँ से होती है? अर्निंग पर शेयर से डिपेंडेंसी होती है। अर्निंग पर शेयर है 256 का, और एक दूसरे से अब लिंक है। अर्निंग सर पर शेयर का डिपेंडेंसी कहाँ से आती है? नंबर ऑफ शेयर से होती है, और इसका प्रॉफिट से होती है। प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट जितना भी हुआ, चाहे 1 रुपया हुआ, 1 करोड़ हुआ, 10 करोड़ हुआ, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए तो अर्निंग पर शेयर आती है। तो वह आती है कितना? 8 करोड़ का, 8 करोड़ 67 लाख का इनका टोटल शेयर शेयर है। तो 256 रुपये इनका ईपीएस आती है, पर शेयर अर्निंग आती है। आरओसी कहती है 39.5, आरओई कहती है 29। फेस वैल्यू है 5 का, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, 2.34 के आसपास निकल के आती है। प्रमोटर्स होल्डिंग 72%, और प्लेस कुछ नहीं है, अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या देखने को आती है, जिनके पास जो डेटर्स वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी मॉरिशस बेस की कंपनी है इंडिया में। अब यहाँ पे एक चीज बात और निकल के आती है, तो मॉरिशस बेस की कंपनी में क्या ये कंपनी इंडिया का कंपनी है या मॉरिशस का ही कंपनी है? कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कंपनी मॉरिशस में बनाती है और ये साउथ अफ्रीका में बेसिकली आते हैं, साउथ अफ्रीका में से आती है ना शायद। चलिए, यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे अभी तक 52 वीक हाई जो है 10,500 तक गया था, अभी उसी के आसपास मार्केट ट्रेड करती नजर आती है। लो में देखा है तो काफी लो तक गया था, इसको देखा है तो करीब 3,000, अर्थात इसके हिसाब से देखें तो 3 टाइम्स इंक्लूड हो चुका है प्राइस 1 साल के दौरान, नियर अबाउट द 3 टाइम्स। अब कंपनी के बारे में एक नज़र डालते हैं, जो कि कंपनी कहती है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाती है, कस्टम्स एप्लीकेशन और डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट एंड द आउटसोर्स बिजनेस प्रोसेसिंग, अर्थात बीपीओ का बात कर रहे हैं। Service to the financial service and industries. The company was incorporated in the 1989 and it is based in the Mumbai, India. अर्थात कंपनी तो मुंबई की है, लेकिन इसका मेन होल्डिंग कहाँ की है? मॉरिशस की निकल के आती है। चलिए आगे चलते हैं, एक नज़र कहाँ पे? इसके पीयर्स पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो जहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइजरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओनली लर्निंग। यहाँ पे देखा जाता है कि स्टैंड लॉन डेटा में का जो डेटा देखा होने को, मतलब आप चार्ट देख पा रहे होंगे, तो इसको हम आते हैं, इसको समझने के लिए पहले एक नज़र डालेंगे इसके पीयर से कंपेयर करते हुए, आखिर क्या कहना चाहता है इसके पीयर्स के हिसाब से। इसके हिसाब से इंडिया में और भी कंपनियां जैसे पीवी फिनटेक है, कपित टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक्नोलॉजी, मतलब इनको किससे किससे कंपेयर करें तो देखा जाए तो यहाँ पे 38 के आसपास का पी निकल के आता है, इसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और बाकी कंपनियां देखो, एक सिलिंग छोड़ के बाकी सारे कंपनियों का देखा जाए तो ये काफ़ी हाई पे है। खास के पीबी पिंटेक देखिए 108 के आसपास का निकल के आता है। तो क्या इसका ओवर वेटेज है? नहीं। ये कंप्लीट इंडिकेटर ये नहीं देता आपको इसके बेसिस पे ये स्टॉक अच्छी है या खराब है या अच्छी नहीं है। एक इंडिकेटर ये देता है जिनका प्रॉफिट का पार्ट जो था उसमें ये रेशियो निकल के आता है, करंट मार्केट ये कहता है। कई बार आपको अंडर वैल्यूड दिखाएगा, कभी कई बार आपको ओवर वैल्यूड दिखाएगा, टाइम टू टाइम अलग अलग कंपनियों के डेटा की बात करते हैं। अब आते हैं डेटा में, डेटा क्या कहते हैं इसके बारे में, उससे पहले एक नज़र डालेंगे सेंटीमेंटल पे, आखिर सेंटीमेंटल क्या कहना चाहता है। तो सेंटीमेंटल पे देखिए एक नोटिफिकेशन आती है इस पे, वहाँ पे कहती है, जो यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर की बात करती है, जो कि 17 जुलाई को इनका एक बोर्ड मीटिंग होने वाला है, उसमें अभी आज का अपडेटेड है। और इन्होंने क्या किया कि OSPS, जो कि उससे पहले देखने को मिला कि ESOP जो कि एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम होता है, उसमें ये क्या करने वाली है, शेयर अलॉट करने वाली है। और कंपनी में लेटेस्ट ये आज इंफॉर्मेशन आती है, लगातार देखेंगे तो ये क्या कहती है, 52 वीक की हाई वैल्यू, 52 वीक की हाई वैल्यू लगातार तोड़ती है स्टॉक्स। कुछ तो पोटेंशियल होगा मार्केट को लेकर के, तभी तो मार्केट तोड़ती नजर आती है इसको लेकर के। ये अपडेट
अब चलते हैं हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं डेटा। डेटा कहती है इसका जो जो क्वार्टरली डेटा है वो कहती है नियर अबाउट द लगातार क्या होती है, जंप थी, लेकिन इस क्वार्टर में आकर के थोड़ा सा प्रेशर बनी। प्रेशर के बाद क्या हुआ, यदि प्रेशर बनी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटी, तो घटी, राइट। प्रेशर बनी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को घटा दिया गया। क्या, क्यों? क्योंकि इनकी खर्च तो उसी के आसपास थी ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया घट। इसके बाद प्रॉफिट के पार्ट्स को देखा तो प्रॉफिट पार्ट कहती है नियर अबाउट द 560 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से गिर गया। और इसको पहले से कभी कंपेयर करें तो इसको कहाँ करें, सेकेंड ऑफ द क्वार्टर पे अभी कामकाज करती है। और ईयर में देखेंगे तो ईयर में ये लगता है फर्स्ट पे तो कामकाज करती नजर आएगी, तो उसमें चलें ईयर में। ईयर कहते हैं इसके बारे में जहाँ पे 3400 करोड़ का टर्नओवर था वो कहाँ पे हो जाता है, ये डबल नहीं हुआ, लेकिन इसको कंपेयर कहाँ से करें, 2-3 साल पहले से करें या हिस्टोरिकल डेटा से करें। यदि वहाँ पे 5 साल के चार्ट को लेते हैं तो 5 साल के चार्ट को ही लेके चले, तो 5 साल में 19 से लेके चलते हैं। 19 में था 4900 करोड़ के आसपास और ये होता 6300 करोड़ के आसपास। वायो वाई इसके बारे में क्या कहता है, इस पर नज़र डालने का प्रयास करें। अब उसका समरी लेंगे इसके बाद देखा जाए तो कंपनी कहती है कि नियरली 2200 करोड़ का आसपास प्रॉफिट हुआ, जो कि पहले कभी इस तरह के प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ। अर्थात इसको क्या सकते हैं, फर्स्ट ऑफ द ईयर कह सकते हैं, अभी तक के सबसे टॉप पे कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं बैलेंस शीट और पीएल, जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और ये फिनटेक वाली सर्विसेज हैं। तो ये इसके पास क्या है, रिजर्व सरप्लस में क्या है, बढ़ी है, कोई बात नहीं क्योंकि प्रॉफिट चला था। इनका अदर लायबिलिटी में थोड़ा सा लायबिलिटी बढ़ा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रही है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट के पार्ट को क्या लिया, इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या हुआ, गिरावट है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को तोड़ा। अब इन्वेस्टमेंट ये ना स्टॉक मार्केट में किया था या कहाँ किया था ये तो आइडिया नहीं है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट में कम किया। उसके बाद देखा जाए तो क्या निकल के आती है, अदर एसेट्स इनके पास ये है। डेटर्स का कोई ज़्यादा मुझे लगता है कुछ होगा नहीं इनके पास, तो ये अदर एसेट्स में निकल के आते करीब 9000 करोड़ के आसपास नियर अबाउट। इसका कुछ डेटा निकल के आता तो अच्छी बात है। तो फिर देखें तो अदर ट्रांजेक्शन में क्या, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर आइटम्स निकल के आती है। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास काफ़ी पड़ा हुआ है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 5500 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है, कैश बैंक में पड़ा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल हमने इसी चीज़ को एक चार्ट बेसिस में लिया, चाहे वो स्टैंडअलोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो। अब देख पाएंगे जो स्टैंडअलोन डेटा में इनका जो एसेट्स पार्ट थी, नेटवर्थ है, वो काफ़ी गुना इंक्रीज है। किसके बेसिस पे, इनका रिवेन्यू मॉडल पे। जितना रेवेन्यू है उसका 50% के आसपास देखने को मिलती है, नियर अबाउट 40% के आसपास का प्रॉफिट निकल के आती है स्टैंडअलोन डेटा में। उसके बाद कहती है कंसोलिडेटेड डेटा में नियर अबाउट 30% के आसपास निकल के आती है, तो इनका क्या निकल के आती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आती है। जबकि नेटवर्थ जो इस कंपनी का है वो नेटवर्थ कई गुना ज़्यादा है, किससे, इससे। इनकी कंपनी का जितना सेल्स रिवेन्यू नहीं बढ़ता है उतना ही पोजीशन देखें तो क्या निकल के आती है, उतनी पोजीशन इनका रिवेन्यू भी बढ़ती है। प्रॉफिट का आकलन क्या देखें, चार्ट को देखिए, चार्ट में देखने से पता चलेगा आखिर क्या हुआ। यहाँ आके जब सबसे बड़ी गैप निकल के आती है ना, एक लंबी गैप निकल के आती है जहाँ पे एक ऊपरी और निचली में काफ़ी डिफरेंस हो जाती है। परसेंटेज ऑफ ग्रो जो था ना वो थोड़ा सा कम निकल के आती है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। अब यहाँ पे पियर्स के देखें तो पियर्स में इनके पास क्या कहती है, एनएससी पे पियर्स कहती है इनके पास नियर अबाउट द ओकरास के पास कहती है टटला, टंडला, प्लेटफॉर्म और कुछ मैक्रोसिस क्विक हिल कहती है। अब इसको किससे किससे कंपेयर किया जाए, क्योंकि वो आईटी करती है और फाइनेंशियल सर्विस का कंपनी है। स्टैंडअलोन डेटा ये कहती है और कंसोलिडेटेड डेटा कहती है इनके पास टनला से किया जा सकता है, न्यूक्लियस से किया जा सकता है, रैमको से किया जा सकता है, सी से किया जा सकता है। तो ये इसका कुछ डेटा था। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल है शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। आखिर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में क्या सोचती है, और शेयर होल्डर जो कि ऑब्वियसली देखने को मिला इनके पास 72% कहाँ की होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स होल्डिंग है, और 27% है इंडियन पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग में भी कितना क्या निकल के आता है उस पर चर्चा करें तो क्या निकल के आती है। ये कहती है एक तो प्रमोटर्स होल्डिंग में हमने देखा कि ये मॉरिशस की कंपनी है,
इसका कोई और कंपनी इंडिया में है या नहीं है, तो ऐसा देखने को नज़र नहीं आया। इनके पास केवल एक ही कंपनी इस कंपनी से निकल। एफ आई इस कंपनी में 5%। डी आई काफ़ी ज़्यादा है कंपनी में। एफ आई में एक है मॉरिशस की फंड है, जो तभी कभी थी, फिलहाल देखने को नहीं मिली। डी आई में देखा जाए तो डी आई में सबके सब बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे है, चाहे एल आई सी की भूमिका हो या फिर कोटक महिंद्रा हो या फिर एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड हो, सबकी अलग अलग है। और यहाँ पे पब्लिक में 10% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलती है। और पब्लिक इसके बारे में, जो रिटेल्स में है वो इंडिविजुअल्स क्या, जबकि 10,000 के स्टॉक्स हैं, उसमें रिटेल की तादाद नियर अबाउट तो कितनी है, नियर अबाउट 6.5% के आसपास की तादाद है जो कि रिटेल्स में है, जिन्होंने 2 लाख से नीचे और 2 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी में चलते नजर आए हैं। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसको एक नज़र चार्ट पे देखें, जहाँ पे चार्ट में लगातार क्या था, चार्ट में लगातार एक जंप होती नजर आई, तो इसका सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस क्या क्या है। तो इसका फिलहाल यदि बहुत ज़्यादा गिरता है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गिरेगा तो फिर चिंता की बात होगी फिलहाल के लिए। और ऊपरी सतह तो लगातार इसका खाली है, कहाँ तक जाएगा ये स्विंग वाली पोजीशन है, सस्टेन करती नजर आती है। एज ऑन टाइम फ्रेम हम देखें इस स्टॉक को लेकर के, तो स्टॉक में एवरेज कुछ बनाती प्राइस है या नहीं है। एवरेज के पास देखने को मिलता है कि पिछले एवरेज से काफ़ी ऊपरी कारोबार करती नज़र आई है, तो इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। एवरेज के पास, मूविंग एवरेज के पास आएगा तो फिर बात बनेगी, ऐसा देखने को बनती नज़र नहीं आती। चलिए, तभी 5 साल में देखने को ये मिला कि 210% का जंप हुआ, एक साल में 173% जंप होती है। और जैसे 6 महीने और एक साल में लगातार इसमें जंप का माहौल, फिलहाल यहाँ पे 5 दिन में थोड़ा सा गिरावट का माहौल था। अब एक में एक नज़र डालते हैं, कहते हैं इसमें कुछ लेटेस्ट की तरफ देखें तो कहती है एनुअल डेटा में इसका क्या निकल के आती है। एनुअल डेटा निकल के आती है नियरली, जो वायो वाई के हिसाब से रिवेन्यू लगातार 11% का जंप करती नजर आते हैं। और उसके बाद देखा जाए नेट प्रॉफिट इबिटा में देखे तो इबिटा क्या कहती है, 13% के आसपास जंप करती नजर आती है। नेट प्रॉफिट्स, नेट इनकम की बात करें तो वो भी 22% के आसपास की ईयर ऑफ ईयर के जंप करती नजर आती है। तो ये सब के सब क्या है, एक अच्छी संकेत देता है कंपनी को लेकर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टॉक को लेकर के स्टॉक लेना ना लेना, क्योंकि पैसे आपके, रिस्क आपके हैं। कोई कोई आपको कुछ सलाह दे के चला जाए तो वो अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कंप्लीट लर्निंग इज़ द मोस्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लर्निंग करता हूँ वो सामने रखने का प्रयास करता हूँ, नोट बड़ी रिकॉर्डेशन, नोट बड़ी रिकॉर्डिंग एडवाइजरी को लेकर के रेंडमली कोई कंपनी लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात कर रहे थे ओकरस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार।